नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी द संपादक इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी के प्रयास से आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। कई दर्शकों का भी प्रश्न आया कि आप कानून को लेकर एक वीडियो बनाइए जो प्रेस से जुड़ा हुआ हो। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ही खास वीडियो आपके लिए है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं, डिजिटल मीडिया चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं तो फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल पे मिल सके। बेहतर जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ, बोरियत वाला जानकारी नहीं है, खासकर संपादकों के लेकर। और भी अगर छात्र हैं तो और हैं, और पत्रकारिता कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की, जो प्रेस एंड रजिस्टर ऑफ बुक एक्ट 1867। इसमें क्या होता है, आरएनआई जैसे रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ फॉर इंडिया इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। कोई भी अखबार या पत्रिका प्रकाशित करने से पहले आपको आरएनआई में पंजीकरण कराना ज़रूरी है। ये पुराना है, इस समय पीआरजीआई हो गया है, यानी आरएनआई को बदलकर पीआरजीआई कर दिया गया है। आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे हैं। कोई भी अखबार होता है, कोई भी मैगजीन होता है, कोई भी है, तो इसे आपको इस पर आवेदन करके एक नंबर लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और इसके अंतर्गत है। दूसरा मैं बात करूंगा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 500, जिसे मानहानि का होता है। इसमें आप पत्रकारों के लिए मानहानि का सबसे संवेदनशील कानून है। झूठी खबर या आरोपों से अगर किसी भी प्रतिष्ठा को क्षति होती है तो यह अपराध माना जाता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 500 के तहत यह कानून है और इसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005, इसके तहत यह पत्रकारों का सबसे बड़ा हथियार है। इसी नाते कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, संपादक हैं, तो आपको इस कानून का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इससे आप भी बचेंगे और आपका पत्रकारिता भी ठीक ठाक चलेगा। यह सबसे बड़ा हथियार है। इससे आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उस सूचना के आधार पर आप समाचार दिखा सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं और बेहतर जानकारी भी समाज को दे सकते हैं। अब बात हम करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है यह कानून। फेक न्यूज, ऑनलाइन ट्रेनिंग और डेटा चोरी भी इसी के तहत आते हैं। अगर इस तरह का हरकत करते हैं तो इस कानून के तहत कार्रवाई होता है। तो ये भी आप जानकारी रखें और बेहतर जानकारी रखें। बात करते हैं प्रसारण संहिता केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 यानी 1995। यह एक कानून है, प्रसारण संहिता टीवी न्यूज़ चैनलों के लिए कंटेंट पर निगरानी रखने का काम करता है। आपत्तिजनक या भड़काऊ कंटेंट इस एक्ट के तहत अवैध माने जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा खबर चलाते हैं अपने टेलीविज़न पर तो बिल्कुल आप इस एक्ट के तहत आ जाएंगे और यह कार्रवाई भी करता है। ये निगरानी रखने वाला काम है, तो इस कानून को भी आप रखें। अगला हम बात करेंगे प्रेस परिषद अधिनियम 1978। मीडिया की आत्मनियंत्रण संस्था है ये प्रेस परिषद अधिनियम 1978। ये बहुत शानदार है, मीडिया के आत्मनियंत्रण के लिए संस्था है। यह अधिनियम पत्रकारिता के नैतिक मापदंड तय करता है। क्या मापदंड होगा पत्रकारों को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, यह इसी कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत तय होता है।
बात करें बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012, नाबालिग से जुड़ी खबरों में उनकी पहचान उजागर अगर आप करते हैं तो यह अपराध माना जाता है और इसके तहत बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम संबंधित आप इसमें उस धारा के तहत आप सज़ा भुगतेंगे हैं। तो इसलिए किसी भी नाबालिग की जो पहचान है आप उजागर नहीं कर सकते, चाहे नाम हो, पता हो, फोटो हो, कुछ भी हो। अब बात करते हैं अधिनियम अनुसूचित जात और जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम, जिससे बोला जाता है SC ST एक्ट 1989। रिपोर्टिंग करते समय किसी जात के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो कार्रवाई हो सकती है इस अधिनियम के तहत। इसलिए जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो किसी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी जात पर किसी विशेष टिप्पणी ना करें जिससे आपके ऊपर आए धारा ST ST एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो। बात करें अगले कानून की तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 सरकार को कंटेंट रोकने या किसी संचार माध्यम को ब्लॉक करने का पूरा अधिकार है सरकार को। अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार के अगर आप सरकार के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ या इस तरह का कोई अगर आप काम करते हैं जिससे समाज की सामाजिकता भंग होती है तो आपके खिलाफ यह अधिनियम लगाया जाएगा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। सरकार कोई भी कंटेंट उसे डिलीट कर सकती है या उस समाचार को। अभी जैसे इस समय जब पुलवामा या पहलगाम का जो हमला हुआ तो इसमें कई चैनल बंद कर दिए गए, तो ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का प्रयोग किया गया था। बात करें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, कोई भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति पब्लिश करना अपराध माना जाता है। अगर आप किसी सरकारी दस्तावेज को बिना अनुमति आप प्रकाशित करते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत कार्रवाई भी आपके ऊपर हो जाएगी। तो ये आपको जो जानकारी है कानून संबंधित हम दे रहे हैं। हम इसी में बात करेंगे भारत में प्रेस, MIB, PIB और डिजिटल मीडिया से जुड़े कानून और नीतियों संबंधित। प्रेस एंड रजिस्टर ऑफ पीरियडिकल्स एक्ट 2023, पुराने जो प्रेस एंड रजिस्टर ऑफ बुक एक्ट 1867 की जगह नया PRGI ले लिया है। अब RNI नहीं ना करके PRGI नंबर आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट पर है। समाचार पत्र हो, मैगजीन हो, ई-पेपर हो, सभी के लिए यह ज़रूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB की नीतियाँ। MIB केंद्र सरकार का वह मंत्रालय है जो मीडिया से जुड़े सभी प्लेटफार्म, टीवी, रेडियो, OTT, डिजिटल न्यूज़ को नियंत्रित करता है। इसकी जानकारी आपको MIB में दे देना चाहिए। संबंधित कानून की अगर बात करें तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन जो अभी मैंने आपको बताया 1995, फिर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, फिर प्राइमिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोड यानी टीवी कंटेंट संबंधित, विज्ञापन संबंधित है। फिर OTT गाइडलाइंस 2021 है। फिर इसके बाद में 2023-24 में एक नया जोड़ा गया है जिसको बोला जाता है MIB यानी फैक्ट चेक यूनिट, जो MIB के तहत चेक किया जाता है। अगर कोई गलत खबर आप करते हैं तो उस खबर की पहचान करने का काम किया जाता है। हालांकि अभी यह सुप्रीम कोर्ट में विवादित भी है। बात करें PIB की, PIB यानी पत्र सूचना मंत्रालय मान्यता नियम। PIB केंद्र सरकार का एक आधिकारिक निकाय है, एक शाखा है जो पत्रकारों को सरकारी खबरें, बाइट्स और प्रेस रिलीज की पहुंच देता है यानी पहुंचाता है, देने का काम करता है। PIB के लिए जो PIB मान्यता के लिए कुछ नियम है। मीडिया का संगठन कम से कम 1 साल रिकॉर्ड हो, पत्रकार का फुल टाइम रोजगार हो और डिजिटल प्लेटफार्म पर नियंत्रित ट्रैफिक माना जाए।
इसके बाद में डिजिटल मीडिया के लिए आईटी अधिनियम 2023 जो संशोधित है, इस समय 2021 और 23 से मुख्य बिंदु इसमें हम बात करेंगे। डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफार्म को स्वनियमन अपनाना होगा। शिकायत निवारण आधिकारिक नियुक्ति भी करना होगा। कंटेंट को लेकर 3 स्तरीय निगरानी प्रणाली भी लागू करता है। संशोधन में किया गया है फैक्ट चेक जो है पीआईबी और एमआईबी द्वारा है, फेक न्यूज़ को चेक करने का काम किया जा रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत केवल प्रिंट मीडिया को कवर कर सकता है। नैतिक पत्रकारिता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश तय करता है। डिजिटल मीडिया इसके दायरे में नहीं आता है जो पीआईबी और एमआईबी के तहत है। इसी नाते अभी डिजिटल मीडिया के लिए कोई खास कानून नहीं बना है। फेक न्यूज़ और राष्ट्र विरोधी कंटेंट के लिए बहुत सारे कानून हैं लागू हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी का धारा तो 124A देशद्रोह के लिए है। धारा 153A धर्म के आधार पर वैपनस फैलाना। धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आईटी अधिनियम की धारा के तहत सेक्शन 66A के जो रद्द हो चुकी है, अभी तक इस पर कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। सेक्शन 69A जो वेबसाइट को ब्लॉक करने का अधिकार सरकार के पास है, ये दोनों सेक्शन है। विज्ञापन से जुड़े नियम के लिए बहुत सारे टीवी प्रिंट डिजिटल इसके लिए बहुत सारे है क्राइटेरिया, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।